चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्योतिर्मय, महेंद्र, भानु प्रताप, कुलदीप यहाँ ऐप पे और यूट्यूब पे सोना, अंकित, स्मार्ट स्टडी, आदर्श, कमल, जस्ट कंफर्म मी वंस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जल्दी, फास्ट कमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा। गोविंद, चलो फास्ट। ऑडिबल बट नॉट विजिबल, ऑडिबल बट नॉट विजिबल। गुड इवनिंग, जस्ट अ मिनट। चलो, यूट्यूब पे है नवीन, रोहित, गुरजन, श्रीकांत, दीपक, बट यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ऐप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐप पे काफ़ी बच्चों को एक्टिवेशन जो है वीडियो का एक्सेस नहीं मिल रहा है। जस्ट ऐप पे जो स्टूडेंट है एक बार रिस्टार्ट करे, ऐप पे जो स्टूडेंट है वो एक बार रिस्टार्ट करे, ऐप रिस्टार्ट करे, दिखने लगेगा सब कुछ। युवराज, ऋषभ, अमन, विशाल, रामपाल। सो शैल वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हमें आज IBPS SO के लिए जो क्वांट का सेक्शन है, उस क्वांट के सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाना है, बस उसकी स्ट्रैटेजी देखनी है। सो बिफोर दैट, मैं काफ़ी आप लोगों के लिए नया हूं। मैं जस्ट एक पहले 2-3 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। इंट्रोडक्शन के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। आई एम आकाश यादव, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आई हैव कंप्लीटेड माई BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग in electronics and telecommunication from the college in Aurangabad, Government Engineering College. After working in ICICI Bank for 2 years, 2 साल मैंने ICICI बैंक में ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप, जो ट्रेजरी का ग्रुप होता है, वहाँ पे ICICI के हेड क्वार्टर में काम किया था 2007 to 9। फ्रॉम 2010 टिल 2021, लगभग 12 साल मैं बैंकिंग के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। बैंकिंग के स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते मैंने खुद काफ़ी एग्जाम्स अपीयर की थी, जब तक एज लिमिट हाथ में थी, अराउंड 30, एज लिमिट 30 होने तक। सो तब तक मेरा SSC CGL में सिलेक्शन हो चुका है। SSC CGL में ऑल इंडिया रैंक 49, 50 थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक 50। बैंकिंग में मेरा PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 बार, देन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंक्स में इंश्योरेंस में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, जो गवर्नमेंट की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है एज AO, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। देन MBA एंट्रेंस काफ़ी बार मैंने 2007 to 2013, 6-7 सालों तक कैट की एग्ज़ाम अपीयर की है, जहाँ पे क्वांट सेक्शन, जो मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, उसमें मेरा लगभग परसेंटाइल 97 to 99 होता था। वहाँ पे उस वक्त का टॉप 5, जो आज भी टॉप 5 में है, वैसा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, शायद दिल्ली के कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर होते होंगे तो उनको पता होगा, कॉलेज FMS करके, अच्छा कॉलेज MBA का, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। और कैंपस रिक्रूटमेंट में कॉलेज में जो कंपनीज आती थी, वहाँ पे 13 ऑड कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। 2014-15 से मैंने खुद के लिए एग्ज़ाम लिखना बंद किया है। अभी एग्ज़ाम का पैटर्न चेक करने के लिए मैं एज अ स्क्राइब कह के अलग अलग एग्जाम्स के लिए बेसिकली फॉर मेंस जाता हूँ, बट IBPS SO की प्री पिछले 4 सालों से मैं हर साल अपीयर करता हूं। सो एज ए स्क्राइब अपीयर करता हूं, सो दैट एग्जाम का लेवल हमें पता चले, एग्जाम का लेवल हमें पता चले। ठीक है। सो IBPS AFO प्री एंड मेंस दोनों के साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। यस रंजना, हम ये भी डाउट्स, आपके सभी डाउट्स डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलो देखो, आज का अपना एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है IBPS SO 2021। क्या ये शेड्यूल में होगा, मतलब ऑन टाइम होगा या पोस्टपोन होगा? पहली चीज, एग्जाम जो है वो दिसंबर में है, दिसंबर में प्री, जनवरी में मेंस। सो पहला वाला मुद्दा ये होगा। एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन वाइज, नेगेटिव मार्किंग और पिछले साल की कट ऑफ। उसके बाद में आएंगे क्वांट का एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न, एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न। उसके बाद में उस एग्जाम पैटर्न पे क्वांट के लिए हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है, लाइक प्रैक्टिस वाला पार्ट और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। मैं मानता हूं कि नंबर सीरीज, आपका कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल, अप्रोक्सीमेशन, चाहे तो सिंप्लीफिकेशन, DI का बेसिक पार्ट, ये वाला पार्ट आपका प्रैक्टिस वाले पार्ट में आएगा। कंप्लीट अरिथमेटिक वाला पार्ट, कमर्शियल मैथ जिसे कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाला, वो वाला पार्ट
कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आएगा। सो दोनों में से क्या करना है, हम क्या स्किप कर सकते हैं, ये वाली चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और एंड में कौन कौन सी बुक्स हमें यूज करनी है, पीडीएफ कौन से यूज करने हैं, ऑनलाइन टेस्ट कौन कौन से यूज कर सकते हैं ये एग्जाम्स हमें अपियर करने के लिए, ये वाली चीजें डिस्कस करेंगे। और साथ में काफी मुद्दे जो है मुझे डिस्कस करने हैं कि आपको इसके साथ में जनरल बैंकिंग करना है नहीं करना है, ये वाली चीज आएगी। जनरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, प्री और मेंस की तैयारी क्या साथ में हो सकती है, ये वाला पार्ट भी हम साथ ही साथ देखेंगे। सो विल स्टार्ट फॉर इट। सो देखो, सबसे पहला पार्ट है आईबीपीएस एसओ प्री 2021। आज लेक्चर स्टार्ट करने से एक घंटा भर पहले एसएससी के वेबसाइट पे आया कि उन्होंने एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम 29 मई को होने वाली थी वो आगे पोस्टपोन कर दिए, एसएससी सीजीएल की एग्जाम। सो बच्चों के मन में डर है कि अगर एग्जाम आगे जाएगी, उसके बाद में कोरोना का थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है, सो क्या उसका अपने एग्जाम पे कोई इफेक्ट होगा। देखो 2020 जो है बस वैसा ही रहा। 2021 का जो फर्स्ट वेव था जो वो पीक पे था सितंबर में, उसके बाद में सेकेंड वेव पीक पे रहा मार्च के बाद में, मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ या फेब में स्टार्ट हुआ। उसके बावजूद आईबीपीएस ने अपना रिजल्ट जो है वो 1 अप्रैल को जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया है। सो आईबीपीएस अगर एग्जाम एक आध महीना पीछे आगे पीछे हो भी जाती है, बट ये तो श्योर है कि अगले साल में 1 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आने वाला है। सो अगर आपके मन में है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है तो वो वाली चीज आप मन से निकाल दीजिए। एसओ की एग्जाम जो दिसंबर में प्री और जनवरी में मेंस होगी, अगर आगे चल के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है तो यस, ये एग्जाम टाइम पे होगी। आईबीपीएस एसओ प्री की एग्जाम टाइम पे होगी। हाँ, जो एग्जाम अभी आगे आने वाली एग्जाम है, जैसे कि एसबीआई का एग्जाम है जूनियर एसोसिएट का जो जून में है, मे भी जुलाई अगस्त में आईबीपीएस का अगला कैलेंडर है, वहां तक अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रहती है तो आगे चल के जून जुलाई अगस्त तक ये चीजें चलेगी, बट बाद में कंट्रोल में आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके आईबीपीएस एसओ प्री पे इस शेड्यूल का या इस बाहर की घटनाओं का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी एग्जाम टाइम पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में सर क्या इस एग्जाम पे एनआरए सीईटी का कुछ इंपैक्ट होगा। देखो एनआरए सीईटी आने वाली है सितंबर के बाद में, मतलब जो नोटिफिकेशन सितंबर में आए, सितंबर के बाद में आएगा वहां पे एक्सपेक्टेड है। बट एनआरए सीईटी के लिए गवर्नमेंट के साइड से जो ठोस कदम चाहिए थे, ऐसे कुछ भी ठोस कदम नहीं है। अभी तक जितना पार्ट गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है वो पूरा पार्ट उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये सभी चीजें डिस्कस किए राज्यसभा में। उसके बाद में वहां पे एनआरए सीईटी के लिए चेयरमैन का सिलेक्शन, चेयरमैन के बाद में अलग अलग वहां पे क्या सिलेबस होना चाहिए, कौन कौन सी एग्जाम आएगी, प्री साथ में होगी, मेंस कैसे होगा, मेंस अलग अलग कैसे होगा, इसके ऊपर अभी तक कोई भी विचार नहीं है। सो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर से आगे ये एग्जाम आएगी, बट ये साल में 2021 में आईबीपीएस कैलेंडर पे इंपैक्ट इसका 0% होगा। आईबीपीएस कैलेंडर पे 0% होगा। कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे जो अबाउट टू आपका एज का जो फैक्टर है वो सामने आ सकता है। आप एज के फैक्टर के लिए उसके लिए आप पिछले जो आपके नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन का सहारा लीजिए, शायद वो वाली डेट ही आगे चल के कंटिन्यूस होगी। जैसे एसबीआई के केस में अप्रैल से डेट का कैलकुलेशन होता है, अगर आपको एएफओ के केस में देखना है कि डेट का कैलकुलेशन कहां से होगा, या फिर आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क का डेट का कैलकुलेशन कहां से होगा, तो उसके लिए आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन देखना है कि यार लास्ट ईयर जब एग्जाम आई थी तब एग्जाम का कट ऑफ डेट जो था क्या था, उस कट ऑफ डेट के आसपास ही कट ऑफ डेट रहने वाला है। ठीक, चलो नेक्स्ट। सो एनआरए सीईटी का थोड़ा भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है। एक्सपेक्टेड वैकेंसीज ऑन लोअर साइड। एक जमाना मैंने आपको बोला कि 2010 से लेके अभी तक मैं इन एग्जाम्स के लिए, मतलब आईबीपीएस के जितने भी अभी तक शेड्यूल है, आईबीपीएस 1 to लेके 10, 11 तक सब शेड्यूल मैंने अच्छे से देखे हुए, अच्छे से पढ़े हुए, उसकी स्टडी भी की है। सो वो स्टडी करने के बाद में एक जमाना ऐसा भी देखा है जब एक बैंक्स एएफओ की वैकेंसीज 900,000 वैकेंसीज एक साल में, एक बैंक एक साल 900 से 1000 वैकेंसीज, ये भी जमाना देखा है। 1200 तक वैकेंसीज देखिए एक बैंक की, और ये जमाना ये भी देख रहा हूं कि यार 450-500 के आसपास वैकेंसी। सो अभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, वो जो गोल्डन पीरियड था वो था 14, 15, 16, 17, वो गोल्डन पीरियड निकल चुका है, और वैकेंसी जो है, जो लास्ट ईयर का वैकेंसीज था उससे प्लस माइनस 20% वैकेंसीज आसपास आ सकता है। साथ में
गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान, बैंक के प्राइवेटाइजेशन का प्लान सामने रखा है। कल आईडीबीआई की न्यूज भी आपने देखी होगी। सो इस सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसीज में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, वैकेंसीज +-20% होगी, माइनस के चांसेस ज्यादा है, माइनस के चांसेस ज्यादा है। मैं आपके सभी क्वेश्चंस भी दूंगा, अभी आप क्वेश्चंस मत पूछिए, मुझे लगता है एंड में या फिर बीच में मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं। और सभी क्वेश्चंस के लिए डेट ऑफ बर्थ से लेके अलग अलग सर्टिफिकेट क्या रखना चाहिए क्या नहीं, मुझे कोई बुक देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि हाँ क्वेश्चन पूछिए, बस उसी वक्त में आप क्वेश्चन का पार्ट कंटिन्यू रखिए, ठीक है। सो वैकेंसी जो है वो अराउंड +-20% हो सकती है इस साल। शायद आप में से पता नहीं कितने लोग मुझे अदर देन दिस संकल्प के यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हैं, बट अराउंड अलग अलग कॉन्टैक्ट्स की वजह से मुझे नोटिफिकेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन थोड़ा सा एडवांस में मिल जाती है। सो इस साल एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के चांसेस भी नहीं है। एफसीआई का जो वेस्टर्न साइड का जो वेटिंग लिस्ट था, वो वेटिंग लिस्ट इस मंथ के अप्रैल के एंड में आने वाला था, पिछले मंथ के। सो आगे चल के वो थोड़ा सा अभी पोस्टपोन हुआ है। सो वेटिंग लिस्ट इस साल चलेगा। इस साल एफसीआई की अलग से वैकेंसी जो है उसके चांसेस कम है। अभी आपके हाथ में आईबीपीएस एएफओ है, और जिन स्टूडेंट के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है, बस उनके लिए आईबीपीएस का आरआरबी एसओ स्केल 2 का एग्जाम है। दोनों एग्जाम में दोनों भी है। मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी इन वाले स्टूडेंट के लिए अलग होगी, इन वाले स्टूडेंट के लिए अलग होगी। इनका फाइनल सिलेक्शन जो एसओ वाले बंदे हैं, इनका 80% सिलेक्शन मेंस में और 20% वाला पार्ट इंटरव्यू पे ऐसे होता है। इनका 80% मेंस होता है, बट इस 80% में आपके 200 मार्क्स में से हार्डली 40 मार्क्स एग्रीकल्चर के आते हैं। 200 में से हार्डली 40 एग्रीकल्चर पे आते हैं। ग्रामीण बैंक का जो एसओ एग्जाम होता है, उसके लिए आपको सिलेक्शन के लिए अच्छा एप्टीट्यूड चाहिए ही चाहिए, बट एएफओ के लिए आपको ठीक ठाक एप्टीट्यूड, वो ठीक ठाक चलता था। अभी आउट ऑफ 125 कट ऑफ भी 40 पार कर चुका है, कट ऑफ जो है 40 पार कर चुका है। तो ये 2 आपके हाथ में ऑप्शंस अभी अवेलेबल है। नेक्स्ट, पीछे किसी ने आगे यहां पे लिखा था, प्रदीप ने लिखा था चैट में कि प्राइवेटाइजेशन हर चीज का हो रहा है तो वो क्या करे, बस वो भी मुद्दा मैंने यहां पे कवर किया है। सेलेक्ट बैंक ऑप्शंस केयरफुली व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। ये मैंने काफी बार बच्चों को बोला है, आज नहीं, जब से प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही है, वे बैक फ्रॉम 2017-18 से लेके अभी तक मैं बच्चों को ये बोलते रहा हूं कि यार बैंक के केस में जो छोटे बैंक है उसके प्राइवेटाइजेशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट या फिर मर्जिंग के चांसेस ज्यादा है। सो बेटर आप, यहां पे मैं महाराष्ट्र से हूं, तो महाराष्ट्र से अभी नहीं काफी सालों से बच्चे महाराष्ट्र में पोस्टिंग चाहिए, इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑप्शन आगे रखते थे। उनको काफी बार बोलने के बावजूद उनका पहला ऑप्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र होता था, बट अब परिस्थिति ऐसी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑन द वर्ज ऑफ प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, उसके वर्ष पे। सो आपको फॉर्म भरते वक्त अच्छा प्रेफरेंस जो है वो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक का पता नहीं, लेकिन अभी तक तो है, इंडियन बैंक अभी तक तो है, इंडियन बैंक। और कभी कभी इनका भी नाम लिस्ट में आ जाता है, यूनियन बैंक एक लिख देता हूं, यूनियन बैंक एक लिख दे जाते तो देखो पक्का कौन सी बैंक बच सकती है ये तो नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट के एग्जैक्ट मन की बात में क्या चल रहा है, बट ये तो ठीक ठाक है कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक बचेगी। पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर्ड एट दिल्ली, मतलब नॉर्थ इंडिया, बचेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई, मतलब वेस्टर्न इंडिया, बचेगी। कैनरा बैंक हेडक्वार्टर्ड एट बेंगलुरु, तो साउथ इंडिया, बचेगी। इंडियन बैंक या जो इलाहाबाद बैंक के सीन में था, इन तीनों के सबसे ज्यादा चांसेस है बचने के। सो बेटर आगे आपको पोस्टिंग कहीं पे भी मिले, देखो वैसे भी एएफओ का सिलेक्शन होने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट को स्टेट छोड़ना पड़ता है। सो उस केस में ये तैयारी रखो और ये वाले बैंक्स को आपको आगे चांस देना है। बैंक ऑफ इंडिया, देन अभी ज्यादा चांसेस है कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड पंजाब सिंध बैंक, ये बैंक ऑन द वर्ज ऑफ प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट। अभी इसके लिए कोई खरीदार मिलेगा या न मिलेगा आगे आने वाली बात है, बट गवर्नमेंट ने मन बना लिया है
कि इन बैंक में डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी है। ठीक है सर, एफसीआई की एग्जाम होगी या नहीं? मैं एफसीआई की एग्जाम जो है 2 मिनट मैं आपको बोलता हूं। एफसीआई की अपनी जो एफसीआई एजीएम है वो एग्जाम होनी है। एफसीआई एजीएम मैं बोल रहा हूं, एफसीआई की जो असिस्टेंट की एडवर्टीजमेंट होती है, असिस्टेंट की टेक्निकल डेपो, ये जो आने वाली अपकमिंग एड है, अपकमिंग के चांसेस कम है, बट एफसीआई की एजीएम की एड होगी एग्जाम होने वाली है, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट सबसे पहले मैंने 16 मई बोली थी, बट बाद में बोला था कि कोरोना के चलते वो भी एग्जाम आगे चली जाएगी। एफसीआई की जो प्रीवियस होने वाली एग्जाम थी वो तो होगी, नई कोई रिक्रूटमेंट एफसीआई के साइड से नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सर, मेरी इस ईयर बीएससी एग्री कंप्लीट हो जाएगी, क्या इस साल मैं एलिजिबल हूं? हाँ, जिन स्टूडेंट ने इस साल बीएससी एग्रीकल्चर पास कर लिया है उन स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है। आपकी एग्जाम, आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा लगभग नवंबर के आसपास, नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आ जाता है, फर्स्ट वीक में। और नवंबर के फर्स्ट वीक में जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे लिखा होता है कि एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यू मस्ट बी बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। आप बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है। तो जिन स्टूडेंट का इस साल बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट है, वो कैसे भी कंप्लीट है, कॉलेज ने ऑनलाइन एग्जाम दी थी वैसे कंप्लीट है तो भी चलेगा, कॉलेज ने बिना एग्जाम लिए एवरेज निकाल के पास कर दिया है तो भी चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद में, शैल वी प्रिपेयर जनरल बैंकिंग एग्जाम साइमल्टेनियसली? इसके लिए मैं अलग अलग आपको पॉइंट्स बोलता हूं। काफी स्टूडेंट का साथ में कहना यह होता है कि सर मेरा मैथ्स ठीक नहीं है, तो क्या मैं जनरल बैंकिंग की तैयारी साथ में कर सकता हूं? कुछ स्टूडेंट का कहना होता है यार सर उसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्या मुझे वो करना चाहिए? मैं आपको बोलता हूं, आपको अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम की इंफॉर्मेशन सबसे पहले देता हूं। 2 मिनट, इनको सबसे पहले मैं मिटाता हूं ये वाला पार्ट। अलग अलग एग्जाम्स और एग्जाम्स का वेटेज आप देखिए, अलग अलग एग्जाम्स, एग्जाम का वेटेज देखो। सबसे पहले आपकी एएफओ की एएफओ की एग्जाम, एएफओ के लिए प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। अभी प्री मेंस इंटरव्यू है तो मैं सबसे पहले फाइनल सिलेक्शन के लिए एफटी का वेटेज और एग्री का वेटेज देखो। पहला चीज है एएफओ की एग्जाम होती है 60 क्वेश्चन की आपकी। फाइनल सिलेक्शन के लिए एप्टीट्यूड का वेटेज 0% है, एग्रीकल्चर का वेटेज 100% है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का पेपर है, मैंने इंटरव्यू का पार्ट इसमें पकड़ा नहीं है। फाइनल सिलेक्शन के लिए एप्टीट्यूड का वेटेज है ही नहीं, वो प्री में आता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए इसके मार्क्स आपको वहां पे नहीं पकड़ में आएंगे। एएफओ के बाद में मैं आता हूं ग्रामीण बैंक के एसओ के एग्जाम पे। ग्रामीण बैंक के एसओ एप्टीट्यूड का वेटेज है 80% और एग्री का वेटेज है 20%। 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से सिर्फ 40 मार्क्स का एग्री होता है। 200 में से 40 मतलब 1/5 और 1/5 मतलब 20%। सिर्फ 20% का एग्री आता है। आगे चलिए, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसमें भी 240 में से 40 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है। 240 में से 40, ये 1/6, 16% वेटेज है एग्री का, 83.33% है एफटी का। थोड़ा आगे चलो, एफसीआई 60 मार्क का एफटी, 60 मार्क्स का एग्री। आप चेक कर सकते हो, मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, ये सब मुझे याद है। देखो, सो एफसीआई में 60 मार्क्स का एफटी और 60 मार्क्स का एग्री, ये हो गया 50% और 50%। 2016 में 2 अलग अलग एडवर्टीजमेंट आई थी। एसबीआई ने जैसे भी जूनियर एसोसिएट है वैसे एग्रीकल्चर एसोसिएट करके एक पोस्ट 2016 में एसबीआई ने और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सिर्फ एग्री ग्रेजुएट्स के लिए एग्रीकल्चर एसोसिएट करके एक पोस्ट जो है, वो पोस्ट एक ही एडवर्टीजमेंट आई। दोनों की एडवर्टीजमेंट वाज वे बैक इन 2016। वहां पे एग्जाम थी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, बट एफटी का वेटेज था 100%, एग्री का वेटेज था 0%। मतलब सिलेक्शन उसमें इतना आसान था कि वहां पे एसबीआई के एग्री एसोसिएट में 100 में से बच्चों का कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स का, प्री का कट ऑफ था 1 या 2 मार्क्स।
अगर आपको विश्वास नहीं है, आप इनमें से सब चीजें मुझसे या किसी और से क्रॉस चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक, अभी इसमें एक मुद्दा एक बाकी रह गया सर, आगे के साल में अगर एनआरए सीईटी आता है तो आईबीपीएस एसओ का हल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आईबीपीएस एसओ अगर ग्रामीण बैंक का ये एनआरए सीईटी का एग्जाम आता भी है तो उन्होंने अभी तक स्पेशलिस्ट एग्जाम के लिए क्या करना है वो डिसाइड नहीं किया है। आप काफी ज्यादा 2022 के बारे में मत सोचो, आपको सिर्फ 2021 के बारे में सोचना है, 2021 के बारे में सोचना है। ठीक है, आरआरबी एसओ की वैकेंसीज कितनी हुई? अच्छा एक पॉइंट है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एसओ का। आरआरबी एसओ की वैकेंसीज आप देख लेना, टोटल वैकेंसीज मैं कह रहा हूं 7,000 से 9,000 के बीच में आती है और उसमें वैकेंसीज में ज्यादा चेंजेस नहीं होते। सो लास्ट ईयर हाँ 2-3 बैंक्स ने, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी स्पॉन्सर बैंक थी, उन्होंने 100 वैकेंसीज को 25 कर दिया था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम इस साल नहीं आएगा, इस साल वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एएफओ की वैकेंसीज कब आती है? नवंबर में आती है। आईबीपीएस एएफओ की वैकेंसीज नवंबर के फर्स्ट वीक में आती है। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ मुद्दा बाकी है। हाँ, तो क्या हमें जनरल बैंकिंग का पार्ट करना चाहिए? देखो, आपको जनरल बैंकिंग का पार्ट करना है नहीं करना है आप डिसाइड करो यार, लेकिन एग्रीकल्चर की आपकी एक्सेप्ट एएफओ बाकी सब एग्जाम के लिए मैंने उसमें अलग अलग एग्जाम नहीं कॉन्सेंट्रेट किए। देखो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पे भी एफटी आता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पे भी एफटी आता है, हर एक एग्जाम में एफटी है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने एफटी की अच्छी तैयारी की, माना कि एएफओ की उसका फाइनल सिलेक्शन में वेटेज नहीं है, बट यार बाकी एग्जाम के लिए तो सिलेक्शन में वेटेज है ना, तो आप यहां पे आपको यह तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, यहां पे आपको यह तैयारी करनी चाहिए। सर 6 मंथ सफिशियंट है एएफओ प्री के लिए? जरूरत से ज्यादा सफिशियंट है 6 महीने। चलो हम आगे चलते हैं, आईबीपीएस का सिलेबस कैसे है। चलो नेक्स्ट तैयारी के बारे में भी देखेंगे। तो आपको जनरल बैंकिंग साथ में करनी है, क्योंकि एएफओ की वैकेंसी जो है उसका आंकड़ा देश के हिसाब से, देश में जितने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है उसके मुकाबले ये वाला आंकड़ा काफी कम है। तो आपको एएफओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो बच्चे ग्रामीण बैंक के एसओ स्केल 2 के लिए एलिजिबल है, हाँ उन्होंने भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, चलो नाबार्ड का एक मिनट, नाबार्ड की जो एडवर्टीजमेंट है वो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये महीने में आनी चाहिए। अभी पता नहीं ये कोरोना का ये सेकेंड वेव की वजह से क्या होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग इट्स प्री एग्जामिनेशन ऑन 11th ऑफ जुलाई, सॉरी इसका प्री मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 11th ऑफ जुलाई को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट एलिजिबल है क्या? यार जितने प्राइवेट के एलिजिबल है उतने गवर्नमेंट के एलिजिबल है, सब लोग एलिजिबल है। अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी हो आप भी एलिजिबल हो। सो नाबार्ड का जो ग्रेड ए ग्रेड बी का एग्जामिनेशन है वो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसकी एग्जामिनेशन आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन 11th ऑफ जुलाई। ठीक, चलो आगे चलो नेक्स्ट। हाँ, एग्जामिनेशन का ये पैटर्न है। आईबीपीएस एसओ का नोटिफिकेशन नवंबर में आता है, दिसंबर के एंड में इसकी प्री होती है और जनवरी के एंड में इसका मेंस होता है। बाकी सब नोटिफिकेशन में थोड़े थोड़े बदलाव है। ग्रामीण बैंक के केस में है, आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम इस बार जल्दी आने वाला है, बट एएफओ की डेट, एएफओ के नोटिफिकेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो एग्जामिनेशन का टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 125 होंगे, नेगेटिव मार्किंग हर एक क्वेश्चन के लिए 1/4 मतलब 25% का होगा। सेक्शन वाइज कट ऑफ एप्लीकेबल है। देन सेक्शन आपको आते हैं प्री में 3, क्वांट, एलआर और इंग्लिश। क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ये वाला पैटर्न होता है। 2019 का इनके कट ऑफ मुझे नहीं मिले, इससे कम ही थे, इससे ये थोड़ा ज्यादा था, ये कोई 7-8 के आसपास था। जनरल कैटेगरी के कट ऑफ है, ये भी कम ही था। इस साल के कट ऑफ देखो, इस साल आउट ऑफ 125 कट ऑफ गया है 40.88। स्टूडेंट्स वर स्ट्रगलिंग टू क्रैक दिस एग्जाम नॉट बिकॉज ऑफ इंग्लिश दिस टाइम बट बिकॉज ऑफ एलआर। जितने स्टूडेंट अभी तक इंग्लिश के कट ऑफ की वजह से आईबीपीएस एसओ प्री के एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाते थे, इस साल वो आंकड़ा डिपेंड था एलआर के लिए। बच्चों को 50 में से 5.5 मार्क्स, जनरल कैटेगरी के लिए 5.5 मार्क्स लेने में भी दिक्कत आ रही थी। मतलब पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ने के बावजूद सबसे पहले
तो 2018 का कट ऑफ था 23, उसके बाद में 2019 का कट ऑफ रहा 36.25, देन कट ऑफ गया है 40.88। इवन आफ्टर डिफिकल्टी लेवल यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक बढ़ा है, उसके बाद भी कट ऑफ नीचे नहीं आया है। सो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, ये आप कैसे कह सकते हो? ये तीनों एग्जाम 18 नहीं 17 से मैं अपियर कर रहा हूं, 17, 18, 19, 20 सभी एग्जाम मैंने खुद अपियर की है, इसलिए। ठीक है, चलो। आकाश का कहना है कि सर इंग्लिश के बारे में बताओ, मैं क्वांट का टीचर हूं, यहां से आगे मैं क्वांट के सेक्शन में जाता हूं, मैं क्वांट के सेक्शन में जाता हूं। उसके पहले आपके कुछ छोटे मोटे डाउट है तो वो डाउट क्लियर करता है, देन उसके बाद में जो कुछ चर्चा होगी वो क्वांट के बारे में होगी। अभी क्वांट से हट के आपके जो कुछ डाउट है वो डाउट मैं डिस्कस करता हूं। सर सीसीआईआर का एग्जाम कैंसिल हो गया, हाँ कैंसिल हो गया, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, वो उनका ज्यूरिडिक्शन है कि एग्जाम कंडक्ट करनी है या फिर कैंसिल करनी है। उन्होंने पता नहीं क्या रीजन था बट कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, और सर एलआर क्या होता है? एलआर होता है लॉजिकल रीजनिंग। 8 मंथ में एसओ की तैयारी हो सकती है क्या? 8 मंथ नहीं, आपको प्री की तैयारी के लिए 4 महीने भी सफिशिएंट हो गए। आरआरबी एसओ के बारे में कुछ बताइए। इफको में क्वांट होता है, इफको की एग्जाम का पैटर्न अभी याद नहीं है। चलो, महाराष्ट्र स्टेट वेयरहाउस की एग्जाम चांसेस काफी कम है, मनीष काफी कम है। देन नॉर्मल बैंक एग्जाम देना चाहिए क्या सर जी? बिल्कुल देना चाहिए, आपको जनरल बैंकिंग की एग्जामिनेशन भी देनी चाहिए। देन आरआरबी एसओ का काफी स्टूडेंट का कहना है कि सर वो उसका भी एग्जाम पैटर्न बताइए। चलो, आरआरबी एसओ का एग्जाम पैटर्न मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूं। सर पहले मेंस की तैयारी करना चाहिए या प्री? मुझे लगता है कि अभी के लिए सबसे पहले आपकी एग्जामिनेशन की जो स्ट्रेटेजी है, आप वैसे सर से भी अच्छे से बात कर लीजिए। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए बोल रहा हूं, बाकी पुराने स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी, बट जो फ्रेशर है उनके लिए मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये फ्रेशर के लिए। देन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, नेक्स्ट होगा दिसंबर और जनवरी। 1-2 मिनट देख लीजिए। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए अभी आप आपका प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, मे बी आपका प्रिपरेशन आपने अप्रैल में स्टार्ट कर दिया, कुछ भी इधर अप्रैल में या मई में। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद में एप्टीट्यूड वाले प्रिपरेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 4 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए तो आपको खैर नहीं है, बट आपको जीए की या फाइनेंशियल अवेयरनेस की प्रिपरेशन एसओ के लिए करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 महीनों में आपने एप्टीट्यूड पे आपका जोर ज्यादा चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट आप इस बारे में वाधवा सर से एक बार बात कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। और एग्री के साइड में आपका वेटेज थोड़ा कम चाहिए। अगर आप आरआरबी एसओ स्केल 2 देना चाहते हो तो आपको इसी प्रकार फॉलो करना है, क्योंकि एग्री में वैसे भी उनका भी वहां पे भी वेटेज 200 में से उतना ही होता है 40 मार्क्स का। तो ये हिसाब से आपको जाना चाहिए। आपका टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर आपके दिन में पढ़ाई 10 घंटे है तो 10 में से 7 से 8 घंटे ये वाली पढ़ाई चलनी चाहिए या 2 से 3 घंटे ये वाली पढ़ाई चलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त फ्रेशर के लिए। फ्रेशर के बाद में अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जहां पर एक लॉट अच्छे से कवर हो जाता है, आपने, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट रिवर्स करना चाहिए। यार एक बार एफटी की तैयारी अच्छे से हो गई, जिनको सितंबर में तुरंत एसओ का स्केल 2 देना है वो एसओ की स्केल 2 दे देंगे और एकदम स्केल 2 देने के बाद आगे चलेंगे। और जिनको वैसे भी स्केल 2 की एग्जाम नहीं देनी है उनके लिए एफटी और एग्री का जो शेड्यूल है, वो एफटी का शेड्यूल 70 to 80% से आएगा, 20 से 30%। और इन 3 महीनों में आपको अच्छे से फोकस करना है आपकी एग्री के ऊपर, 70 to 80%। दिसंबर में फिर से एक बार ये वाला पार्ट, एफटी वाला पार्ट आएगा 80% दिसंबर, और एग्री वाला पार्ट सिर्फ रिवीजन के लिए 20%। और जनवरी में तो सिर्फ एग्री ही एग्री होगा, एग्री ही एग्री आएगा 100%। मैंने टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए बोला है, टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए बोला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। वहां पे आपको टाइम ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि
दिए हुए 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट क्वांट और रीजनिंग, वहां पे प्रैक्टिस बेस्ड पार्ट ज्यादा होता है, तो आपको टाइम ज्यादा देना चाहिए, वहां पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। एग्री के पार्ट को आपको 20 से 30% का टाइम, और आगे चल के इस हिसाब से चलना पड़ेगा। बट यहां पे वाधवा सर के साइड से डेली होमवर्क ज्यादा होता है, डेली टास्क होती है, उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप एक बार सर से डिस्कस कीजिए। मैं मेरे बैच में इस शेड्यूल के साथ में चलता हूं, ठीक है। चलो, तो ये फ्रेशर के लिए टाइमिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है। 70 to 80% ऑफ टाइम एप्टी एग्री, ये पहले 4 महीने के लिए, आगे के 3 महीने दिसंबर और जनवरी, इस हिसाब से आपको चलना चाहिए। चलो नेक्स्ट। और जिन स्टूडेंट का पहले से क्लास हो चुका है, जिन स्टूडेंट के लाइक आप में से काफी सारे ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पुराने स्टूडेंट के लिए, उनके लिए चांसेस, या उनके लिए, एक ही मिनट, पुराने स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शंस आपके पास में है। तो अगर आपका सबसे पहले एप्टी में लास्ट ईयर 40 कट ऑफ होने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, लाइक आपको पिछले साल ही 50 मार्क्स थे, तो यार एग्री करो, आप एग्रीकल्चर करो। अगर आपको लास्ट ईयर 125 में से 50 मार्क्स थे प्री में, तो वैसे भी आपका 40 से आगे चल के कट ऑफ अगर आगे भी जाएगा, तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए एग्री पे। लेकिन लास्ट ईयर 125 में से सर मेरे मार्क्स थे 25, 30 या 35, इतने ही मार्क्स थे, तो बेटा तो अभी एप्टी ही कर, तो अभी एप्टी ही कर। ये पुराने स्टूडेंट के लिए कुछ एक फॉर्मूला नहीं है। पुराने स्टूडेंट के लिए लास्ट ईयर एप्टी में अच्छे मार्क्स थे, आप एग्री ज्यादा करो। लास्ट ईयर एप्टी में ही खराब मार्क्स थे, प्री ही नहीं निकल पाया, आप एप्टी का पार्ट ज्यादा करो, एग्री का कम करो। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जितने डाउट्स मुझे सर 2022 के लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, हाँ कर सकते हो। सिलेबस अगर एनआरए सीईटी भी आती है तो सिलेबस तो 2022 के लिए यही रहेगा। थर्ड ईयर बीएससी एग्री एएफओ के एग्जाम डेट्स, एग्जाम दे सकते हैं, नहीं मेगा नहीं दे सकते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं। देन आगे आपके डॉक्टर प्री के लिए सिलेक्टेड टॉपिक बताइए, बस कुंदन वही वाला पार्ट मैं आगे स्टार्ट करूंगा, वही वाला पार्ट आगे स्टार्ट करूंगा। चलो, नाबार्ड का थोड़ा एग्जाम पैटर्न। नाबार्ड के लिए पीयूष आपको ईएसआई और एआरडी, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके ऊपर आपका प्री में भी और मेंस में भी फोकस ज्यादा होगा, ठीक है। वैसे सिर्फ नाबार्ड का पिछले साल का जो नोटिफिकेशन है ग्रेड ए का, वो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, ठीक। चलो आगे चलते हैं। टाइम ड्यूरेशन बताना मैं भूल गया था। यस, टाइम ड्यूरेशन इस वाले सेक्शन को 40 मिनट, इस वाले सेक्शन को 40 मिनट और इस वाले सेक्शन को 40 मिनट, ऐसा 120 मिनट का एग्जाम चलता है। आई एम इन 7th सेम, एम आई एलिजिबल? नो मयूर, नो। चलो सर, कैट के लिए कुछ गाइडलाइंस, अभी वो वाला शेड्यूल नहीं है, अभी आईबीपीएस एसओ प्री चल रहा है। चलो यहां से आगे देखो, आपको जो चाहिए वो वाला पार्ट। सर इस साल क्या आएगा, कैसा रहेगा, ये वाला पार्ट एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। शायद मेरा हैंडराइटिंग आपको समझ में ना आए, मैं उसके बाद में बोल के भी दिखाता हूं, इसको अच्छे से देख लो एक बार, इसके ऊपर मुझे बात भी करनी है ठीक ठाक। चलो देखो सर, पेपर पैटर्न कैसा आएगा। पेपर पैटर्न इस प्रकार आ सकता है। अप्रोक्सीमेशन 0 to 5, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल 0 to 5, नंबर सीरीज 0 to 5, डेटा इंटरप्रिटेशन 20 to 25, अरिथमेटिक और कमर्शियल मैथ जिसे आप वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं 10 to 15, डेटा सफिशिएंसी यानी क्वांटिटी बेस्ड इंक्वायरी ये 0 to 5। सर इस बार क्वांट का कट ऑफ 50 में से 9.75 नंबर्स, इतने ज्यादा क्यों हैं? इस साल बच्चे काफी लकी थे। इस साल जो सबसे इजी वाला पार्ट है एग्जाम के लिए, इजी वाला पार्ट है, इजी, मॉडरेट, और एग्जाम के लिए ये वाला पार्ट था डिफिकल्ट। अभी कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर सेलेक्ट टॉपिक बताइए सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करनी चाहिए। आपको स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको कम टाइम में ज्यादा कवर करना है तो आपको नंबर सीरीज, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पार्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। मैं अप्रोक्सीमेशन के साथ में सिंप्लीफिकेशन भी लिखूंगा। सिंप्लीफिकेशन आपको तैयारी दोनों की करनी है,
एग्जाम में आएगा अप्रोक्सीमेशन, एग्जाम में आएगा अप्रोक्सीमेशन। ये आपका शेड्यूल होगा। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 0 to 5 मार्क्स, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल 0 to 5 मार्क्स। ये साल ऐसा था। सर पिछले साल कट ऑफ कम क्यों गया था? पिछले साल काफी स्टूडेंट एक्स्ट्रा हाईली डिपेंडेंट होते हैं। मैं 2016 की बात करता हूं। 2016 में बच्चे इसको देखते ही नहीं थे, बच्चे इसको भी देखते नहीं थे। बस इस 15 मार्क्स के ऊपर बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होता था। वैकेंसीज भी 2500, 3000, 3000, 3500 वैकेंसीज होती थी। अभी ये साल अच्छा था क्योंकि यहां पे तीनों भी आए थे। ये 2020 वाली एग्जाम है। मैं 2019 वाली एग्जाम के लिए भी गया था। 2019 में सिर्फ नंबर सीरीज आया था, ये और ये नहीं आया था। बस बच्चों ने, जो बच्चे हाईली डिपेंडेंट थे इन 3 टॉपिक्स की, और उन लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि उनको यहां में से सिर्फ 5 मार्क्स आते थे और 40 मिनट बैठ के क्या करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ हाईली डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट 3 टॉपिक, आपको पूरी तैयारी साथ में करनी है, पूरी तैयारी आपको साथ में करनी है। एग्जाम के हिसाब से मैंने बोल भी दिया, ये वाला पार्ट इजी है, डीआई वाला पार्ट आपका एसओ का डीआई वाला पार्ट मॉडरेट है। जैसे मैं एसबीआई पीओ की बात करूंगा तो हाँ डीआई वाला पार्ट डिफिकल्ट आएगा, बट आपके एग्जाम के लिए डीआई वाला पार्ट मॉडरेट है। ज्यादा डिफिकल्ट आप लोगों के लिए कमर्शियल मैथ्स या अरिथमेटिक वाला पार्ट आएगा और साथ में डेटा सफिशिएंसी। सर ये अरिथमेटिक और कमर्शियल मैथ्स होता क्या है? यह है सेट ऑफ 8 to 10 टॉपिक जहां पे मैथ्स का एप्लीकेशन होता है। उसमें अलग अलग टॉपिक जिसके नाम मैं बोलता हूं। इसमें आएगा नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, एजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न। उसके बाद में आप 1-2 टॉपिक यहां पे पकड़ सकते हो। उसमें से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इतने जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो यहां पे आएगा 15 मार्क्स के लिए, 10 to 15 मार्क्स के लिए। ये वाला पार्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट कट ऑफ को देखते हुए आप देखो, लास्ट ईयर कट ऑफ था 40 का। अगर इस साल ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं और लेट से आपको खुद को तैयारी करनी है, यार मुझे कट ऑफ को देखना ही नहीं है, मुझे 50 मार्क्स चाहिए। अगर आपको 50 मार्क्स चाहिए उस वाले पेपर में, उस वाले टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए। सो आपको 50 के लिए, आपको पता है यार इंग्लिश आउट ऑफ 25 मुझे कुछ 5-7 मार्क्स दे देगा। चलो 50 में से 7 गए, बचे 43। यार 43 में से सिटिंग पजल, ये बड़े बड़े पजल आते हैं, ये बड़े बड़े पजल आते हैं। सो 43 में से यार कैसे भी करके मुझे 25 से 30 मार्क्स क्वांट से चाहिए और 15 से 20 मार्क्स रीजनिंग से चाहिए। अगर ये वाली सिचुएशन आ गई, आपको 25 से 30 मार्क्स क्वांट से चाहिए, और अगर इन 3 में से अगर एक ही सेक्शन आता है 5 मार्क्स का, उस केस में आपको हाईली डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। सो आई रिक्वेस्ट, 4 महीने में सब सिलेबस कंप्लीट होता है, सब सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक, अभी आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी यहां पे दविंदर सिंह का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दविंदर, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सो सॉरी, उसी टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, डीआई में क्या आता है? डीआई में डेटा इंटरप्रिटेशन में वैसे तो 4 अलग अलग टाइप के डीआई होता है, टेबल, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट, ये 4 होते हैं। बट इसके अलावा भी केसलेट टाइप का डीआई होता है, रडार टाइप का डीआई होता है, अलग अलग टाइप के मॉडरेट टाइप के डीआई आते हैं। इजी नहीं बोलूंगा मैं, मॉडरेट बोलूंगा। सर इजी कहां पे देखने को मिलेंगे? अभी जो एसबीआई असिस्टेंट होगी उसके प्री में आपको इजी डीआई देखने को मिलेंगे। सर आईटी वालों के भी सेम होता है, बिल्कुल सेम ही होता है, आईटी वालों को भी सेम ही पेपर होता है, आईटी वालों का भी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सर क्वांट का प्रिपरेशन अभी आप बताइए कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू स्टार्ट क्वांट। सबसे पहले देखो, मैं क्वांट का फैकल्टी हूं। जो भी जिस लास्ट ईयर जिस लड़के के साथ में मैं आपका एसओ का एग्जाम देने गया था, काफी ब्रिलियंट बंदा था, उसके 50 में से मार्क्स आए थे 48 मार्क्स, कट ऑफ था 40 का। एक ही सेक्शन में उसने पूरे के पूरे मार लिए, एक ही सेक्शन में पूरा कट ऑफ क्लियर कर लिया, 8 मार्क्स ज्यादा थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वांट में अच्छा स्कोर करना पॉसिबल है, क्वांट में अच्छा स्कोर। हाँ, और एक बात,
RRB SO का स्केल 2 का एग्जाम भी मैंने अटेम्प्ट किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको RRB SO के बारे में भी पता करना है तो लेक्चर के एंड में आप पूछिए, क्योंकि वो वाले कैंडिडेट कम होते हैं, वो वाले कैंडिडेट काफी कम होते हैं। तो जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है मैं उनसे भी बात करता हूं, बट एंड में उसके बारे में हम देखेंगे। अभी क्वांट के बारे में देखते हैं। वाधवा सर ने जो बोला कि यार ये वाला काम अच्छे से करना है, बच्चों को एक ओवरऑल आइडिया आना चाहिए सिलेबस के बारे में, सबसे वो वाला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले वो वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ क्वांट। सबसे पहले यार आपको टेबल्स, पहाड़ा, स्क्वायर और क्यूब अच्छे से रटना है। टेबल्स रटना है कम से कम 20, स्क्वायर्स अप टू 30 और क्यूब अप टू 16 भी चलेगा और 20 भी चलेगा। फिर इसका क्या फायदा है? इसका क्या फायदा है? आप क्यों हमें बोलते कि आपको टेबल्स याद रखने हैं, पहाड़े याद रखने हैं? देखो, टेबल्स वाला पार्ट आपको फायदा देगा आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए। जस्ट अ मिनट, मैं इसमें से कुछ पार्ट रब कर देता हूं। सर पहाड़े तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, बट अभी तक कुछ काम नहीं आया, क्योंकि आपने पहाड़े जैसे करने चाहिए थे वैसे किए ही नहीं। मेरी इच्छा है कि आपने पहाड़े जो है इस ढंग से करने चाहिए। देखो, अगर 1 से 10 के बीच में किसी को भी आता है, 1 to 10 के बीच में कोई भी बोल सकता है। मैं यहां पे लिखता हूं 11 का टेबल, 12 का टेबल, 13 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये रहा 20। ये सब टेबल आपको जब कैलकुलेशन करना है, मैं पहले 8 दिन का आपको बोल रहा हूं, आप पहले 8 दिन का, जैसे ही मैं आपको बोलता हूं 17 8 जा, आप स्टार्ट कर देते हो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 और एग्जाम में आप 17 8 जा 136 की बजाय आप 119 या 153 लिख के आते हो। एग्जाम में ये प्रॉब्लम आपका होता है, ठीक है। सो 17 8 जा बोलने के बाद में आपको 136 बोलना चाहिए। कोई आपको पूछेगा 126 करके, आपके आंखों में देखेगा तो 126 मतलब 14 9 जा या 18 7 जा, 162 18 9 जा, 119 17 7 जा, 117 13 9 जा। इस हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी वहां पे आंसर्स देने हैं, सो दैट नंबर्स पे आपका होल्ड होना चाहिए। नंबर्स में आपका होल्ड इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 50 में से 30 मार्क वाला पार्ट प्रैक्टिस है और 20 मार्क्स वाला पार्ट कॉन्सेप्ट का है। अब यहां पे आपको पहाड़े जो है वो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपको ये ऐसे भी गिनने हैं और ऐसे भी आपको पहाड़े गिनने हैं रिवर्स सीक्वेंस में। कोई आपको बोलेगा यार 17 का पहाड़ा टेबल रिवर्स सीक्वेंस में बताओ। मेरी स्पीड काफी ज्यादा है, बट मैं वर्नाक मीडियम से हूं, मैं मराठी मीडियम से हूं, मैं वैसे बोल सकता हूं। आपके लिए मुझे इंग्लिश में बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट थोड़ी सी स्पीड वहां पे कम हो जाएगी। मैं आपको बोलूंगा कि रिवर्स सीक्वेंस में 17 10 जा 170, 17 9 जा 153, 17 8 जा 136, 17 7 जा 119, 17 6 जा 102, 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34, 17 1 जा 17। उस हिसाब से आपको चलना है। देन अगर मैं बोलूंगा कि यार 18 का टेबल ऐसा रिवर्स सीक्वेंस में बोलो, देखो 180 160 180 162 144 126 108 90 72 उसके बाद में 54 36 और 18 1 जा 18। बिल्कुल आपको याद चाहिए इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट देखो, यहां पे मैं आपको टेबल इस हिसाब से भी बताता हूं। 11 1 जा 11, 12 2 जा 24, 13 3 जा 19, 14 4 जा 56, 15 5 जा 75, 16 6 जा 96, 17 7 जा 119, 18 8 जा 144, 19 9 जा 171, 20 10 जा 200। ये देखो, आपको टेबल अगर आप ऐसे भी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ये वाले सीक्वेंस में। कोई आपको बोलेगा कि यार टेबल मुझे ऐसे बोलने हैं, ऐसे रटने हैं, 11 9 जा से स्टार्ट करो। 11 9 जा 99, 12 9 जा 108, 13 9 जा 117, 14 9 जा 126, 15 9 जा 135, 16 9 जा 144, 17 9 जा 153, 18 9 जा 162, 19 9 जा 171, 20 9 जा 180। उस हिसाब से आप बोल सकते हो। यार आप रिवर्स सीक्वेंस में भी स्टार्ट कर सकते हो। रिवर्स सीक्वेंस में कोई बोलेगा कि यार 28 जा से स्टार्ट कर, तो करो स्टार्ट। 28 जा 160, 19 8 जा 152, 18 8 जा 144, 17 8 जा 136,
16 8 128, 15 8 120, 16 8 16 के बाद में 14 8 112, 13 8 104। इस सीक्वेंस में आपको कंप्लीट करना है ये टेबल्स वाला पार्ट। कोई रिवर्स सीक्वेंस में पूछे कि 484 क्या होता है 22 का स्क्वायर, 529 क्या होता है 23 का स्क्वायर, 729 क्या होता है, या तो वो 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर होता है, उस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये वाली सीक्वेंस आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। आपको सबसे पहले टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब करने हैं। उसका फायदा आपको अप्रोक्सीमेशन, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल, नंबर सीरीज में थोड़ा सा कमी, और डीआई यहां पे सबसे ज्यादा होगा, यहां पे आपको सबसे ज्यादा होगा। कोई आपको पूछता है कैट इज डिफरेंट लेवल, बिल्कुल नहीं वैभव, कैट की कोई डिफरेंट लेवल नहीं है। मैं हर साल कैट अपीयर करता हूं, सो कैट की कोई डिफरेंट लेवल नहीं है। बस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल आपको एसबीआई पीओ के टाइप में देखने मिलेगी। अभी आप बोलो, मैं आपको पूछता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं। चलो, पुराने स्टूडेंट मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। पुराने स्टूडेंट मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं पानी पीता हूं तब तक। जल्दी, बिल्कुल। पीएम का कहना है 12-8, वैभव का कहना है 12-8, गोपाल 12-8, 12-8, 12-8, 12-8, 12-8, 12-8, 12-8, 12-8, 12-8, सबका कहना है 12-8, सबका कहना है 12-8। श्रेया रानी शायद महाराष्ट्र से ही है, इनका कहना है ये भी गलत ही है, थोड़ा सही हो आप। श्रेया रानी, आपका भी आंसर गलत ही है, बट थोड़ा सही हो आप, बाकी सब लोग, पूरे लोग गलत हो। देखो, मुझे -96 के केस में -96 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, जिन दो टुकड़ों का मल्टीप्लीकेशन -96 और एडिशन होगा -20। आप 12-8 करके देखो, आपका आंसर आएगा ही नहीं। देखो, 12 × 8 यह आपका आंसर है। यार ये माइनस है तो किसी एक को माइनस बनना पड़ेगा। चलो मैं इसको माइनस करता हूं। नहीं, इसको माइनस करोगे तो -4 आएगा, मुझे तो -20 चाहिए। नहीं यार, इसको नहीं, मैं एक काम करता हूं, अभी इसको नहीं, मैं इसको माइनस करता हूं। यार वैसे करूंगा तो +4 आएगा, यहां पे आंसर आएगा ही नहीं। अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको -24 × 4 ही करना पड़ेगा। सो x का आंसर आपका 24 एंड -4 आएगा। बस यही गलती एग्जाम में होती है, बस यही गलती एग्जाम में होती है। आप में से हार्डली एक श्रेया रानी, जिन्होंने इसका आंसर जो है वो एकदम कंप्लीट करेक्ट देने की कोशिश की, उनका भी करेक्ट नहीं था, बट कोशिश उन्होंने की। बाकी सब लोग 12 पे अड़े हुए थे। ये वाला प्रॉब्लम आगे चल के होता है। ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे टेबल चाहिए, उसके लिए मुझे टेबल चाहिए। क्या पता आगे का आने वाला अगर आपका कैलकुलेशन बस इस ढंग से हो, x² + 7x माइनस लेट्स से 228 ये है। बस कहां से ढूंढोगे आप, कहां से ढूंढोगे आप? अगर आपका टेबल और कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है, आप देख सकते हो कि यार 228 है, ये 228 है। मन ही मन में आप देख सकते हो कि 2 × 114 है। हाँ, ये 114 है तो ये आएगा 16 × 9, 196 आएगा 114। बट ये कब दिखेगा? 114 मतलब 196 ये कब दिखेगा? ये तभी दिखेगा जब आपको पहाड़े जो है, मैंने जिस ढंग से बोला है उस ढंग से आपने किए हुए हो। तो यहां पे ये 19 में एक साइड में रखूंगा, ये 12 में एक साइड में रखूंगा। हाँ, आंसर के लिए ये 19 एक साइड में, ये -12 एक साइड में। बच्चे ये सब चीजें मैंने अभी बोली है, सब करते हैं, बट उनके ये करने का टाइम होता है हर साल। शायद ये करने का टाइम जो होता है उनका होता है, मैं बोलता हूं 20 से लेके, आपकी एग्जाम पता नहीं मुझे इस साल किस डेट को है, 20 से लेके लगभग 28 दिसंबर 2021। उनको ऐसा लगता है कि यार लास्ट के 7-8 दिनों में ऐसी कुछ जादू हो जाए कि मुझे आंसर आना चाहिए। तो ये लास्ट के 7-8 दिनों में करते हैं, उसमें फायदा नहीं है, वो आपको अभी से करना है।
वो आपको अभी से करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको मैथमेटिकल मेडिटेशन, आई डोंट यूज वैदिक मैथ्स, वो वाला पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम का नहीं है वैदिक मैथ्स वाला पार्ट, क्योंकि वैदिक मैथ्स वाला पार्ट फाइनल आंसर देता है। मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मेरे सामने फाइनल आंसर है जो ए बी सी डी ई ऑप्शन में है। तो मुझे बस ये वाली टेक्निक चाहिए कि यार ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, ई क्यों नहीं है, इसीलिए सी है। तो ऑप्शन वाली टेक्निक का काम वैदिक मैथ्स करता नहीं है, बट इसीलिए मैं वैदिक मैथ्स से नहीं जाऊंगा, मैं उस केस के लिए मैथमेटिकल मेडिटेशन से जाऊंगा, मैथमेटिकल मेडिटेशन से जाऊंगा। ठीक है, तो आपका यहां पे आंसर जो है x इक्वल टू -19 और +12 ये आएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे सो आपको सबसे पहले टेबल्स स्क्वायर क्यूब वाला पार्ट करना है। सर विच टॉपिक टू चूज फर्स्ट, पहले मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट एग्जाम के लिए नंबर सीरीज चाहिए, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, वो वाला पार्ट चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, चलो ये भी चीजें आप कर सकते हो। बेसिक टाइप का दिया है जिसमें कमर्शियल मिक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे, कमर्शियल मैथ्स मिक्स क्वेश्चन नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये वाली सीक्वेंस आपको टिपिकली जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है वो वाली चीज सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए, ये वाली चीज पहले कंप्लीट करनी चाहिए। उसके लिए बेस जो है वो टेबल स्क्वायर क्यूब का अच्छा बेस आप इस्तेमाल कर सकते हो। सर कैन वी अवॉइड सम टॉपिक, सर मैं पुराना स्टूडेंट हूं, ये वाला क्वेश्चन होगा पुराने स्टूडेंट का। सर मैं पुराना स्टूडेंट हूं, मुझे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक ऐसा देखते ही एकदम सर दुखने लगता है। सर मैं मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है ज्योमेट्री का, सर आपको तो पता होगा कि वो वाला टॉपिक मैंने कैसे कंप्लीट किया है 10th में। सर मैं बिल्कुल वो वाला पार्ट मैंने कॉपी की है एग्जाम में, तो मैं वो वाला पार्ट करता नहीं हूं। तो क्या सर मैं ये वाला पार्ट छोड़ सकता हूं? मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर सर आता ही ना हो तो क्या करें? आता ही ना हो तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए 3 टाइप के क्वेश्चन आप 3 टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। आगे जितनी भी बुक्स मैंने बोली है उन सभी बुक्स में क्वेश्चन का सेग्रीगेशन इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट इन 3 सेक्टर्स में है। मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक आपको पसंद भी ना है, यार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा नहीं लगता है, यार ट्रेन वाला पार्ट है, बोट वाला पार्ट, क्या वो अपस्ट्रीम क्या वो डाउनस्ट्रीम, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि उसका आपको एटलीस्ट इजी लेवल आना चाहिए। मतलब एग्जाम में वो क्वेश्चन आने के बाद पढ़ने की तो इच्छा होनी चाहिए। आपका प्रॉब्लम क्या है कि कोई क्वेश्चन होने के बाद में, कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, आपका क्या है कि कोई क्वेश्चन आएगा ट्रेन का, आप सेव एंड नेक्स्ट दबा देते हो, देखना नहीं है उस क्वेश्चन को। आगे का टॉपिक है परम्यूटेशन, देखना नहीं, अरे उसमें इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कम से कम इजी तो कर। तो इसीलिए जिस टॉपिक का आपको कुछ करना ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका आपको एटलीस्ट इजी सेक्शन या इजी वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहिए। सर इसमें से क्या करना चाहिए? मेंटेनिंग एक्यूरेसी और इंक्रीजिंग स्पीड, क्या करना चाहिए? मैं बोलता हूं, ये जो पहले 4 महीने मैंने बोले ना, 4 महीने, ये 4 महीने आपको लगाने हैं मेंटेनिंग एक्यूरेसी, और बाद में आएगा आगे के महीने के लिए, आगे का जितना भी प्रैक्टिस है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मेंटेनिंग एक्यूरेसी और बाद में इंक्रीजिंग स्पीड। जब आप खुद पढ़ाई कर रहे होते हो, आप देखो ना, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मुंबई से नागपुर जाना है आपको, तो अभी के टाइम में 16 घंटा टाइम लगता है, 16 आवर्स। टोटल डिस्टेंस है लगभग 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। अभी टाइम लगता है 16 घंटे 800 किलोमीटर के लिए। अच्छा, यहां से एक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, वो आगे के 3-4 महीने में खत्म होगा, कंप्लीट होगा। मेरे यहां से होम टाउन से औरंगाबाद से होके आगे चला जाएगा वो एक्सप्रेसवे बनने के बाद में गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि हम मुंबई से नागपुर सिर्फ 6 या 7 घंटे में कवर करेंगे, उतना ही 800 किलोमीटर का डिस्टेंस। एक्सप्रेसवे का नाम है समृद्धि एक्सप्रेसवे। तो आप सबसे पहले बोलो, ये सबसे पहले पॉसिबल क्यों हुआ? क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इसके लिए जो रोड था, सबसे पहले वो रोड अच्छा मजबूत बनाया गया, उसका फाउंडेशन कंप्लीट किया गया कि इसके ऊपर अभी तक जितनी भी एक्सप्रेसवे इंडिया में है, इंक्लूडिंग यमुना एक्सप्रेसवे,
सबके यहां पे मैक्सिमम स्पीड तय की गई है 100 के आसपास। ये वाले एक्सप्रेसवे पे 150। अगर 150 से गाड़ी चलनी है 150 किलोमीटर पर आर से, तो नीचे फाउंडेशन अच्छा लगेगा, 4 फीट का कम से कम फाउंडेशन लगेगा। दोनों साइड में 800 किलोमीटर वॉल की गई है कि बीच में कोई जानवर ना आए, इसलिए तो वैसा प्रिपरेशन उन्होंने किया है, बाद में वो गाड़ी भगा सकते हैं। बट गाड़ी भगाने के पहले सबसे पहले उन्होंने एक फाउंडेशन वर्क अच्छा करके रखा है। बस मुझे वही बोलना है कि पहले 4 महीने में फाउंडेशन अच्छा करके रखो। जैसा आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, बाद में गाड़ी भगाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इस हिसाब से आपको चलना है। चलो, तो इस टॉपिक के बारे में मुझे बोलना था यार। ये वाला टॉपिक आते ही है आपको इन टॉपिक का मैं एटलीस्ट बोलूंगा इजी और मॉडरेट वाला पार्ट आपको करना ही करना है। इजी और मॉडरेट वाला पार्ट करना ही करना है। सर आप ये बोलो, ये करना कहां से है, ये करना कहां से है, ये करना कहां से? तो देखो, ये करना यहां से है, ये करना यहां से है। सबसे पहले बुक्स के बाद में ऑनलाइन टेस्ट और पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट। देखो, बुक्स के लिए आप अड्डा का एस का बुक यूज कर सकते हो क्वांट एलआर इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का मुझे उतना पता नहीं है, मैं ज्यादातर रीडिंग के ऊपर बिलीव करता हूं, बट क्वांट एंड एलआर तो अच्छा है। इंग्लिश मुझे पता नहीं, उसमें इजी मॉडरेट डिफिकल्ट करके क्वेश्चन है। आपको सभी टॉपिक का, जितने भी टॉपिक, जो भी सीक्वेंस मैंने बोला है कि सबसे पहले कौन से टॉपिक इजी वाले, देन मॉडरेट वाले, देन डिफिकल्ट वाले, इन सभी टॉपिक का सबसे पहले सब टॉपिक का इजी 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 आपको कंप्लीट करना है। देन फिर से सभी टॉपिक मॉडरेट 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 कंप्लीट करना है। देन सभी टॉपिक डिफिकल्ट 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 कंप्लीट करना है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं कोई टॉपिक से स्टार्ट करता हूं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, यार एट ए टाइम इजी मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेता हूं, 2 महीने बाद कोई क्वेश्चन आएगा, मुझे आता ही नहीं है। तो सबसे पहले सभी टॉपिक का इजी 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 इजी, सभी टॉपिक का मॉडरेट 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 मॉडरेट, और सभी टॉपिक का डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, उस सीक्वेंस में आपको कंप्लीट करवाना है, कंप्लीट करना है। देन आईबीपीएस गाइड का द अल्टीमेट नाम का बुक आता है। 4 अलग अलग बुक है। बुक का नाम एप्लीकेशन सम, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये 4 बुक्स आएंगे। ये 4 और ऊपर के 3 सभी बुक्स ऑनलाइन मुझे लगता है अमेजोन पे अवेलेबल होंगे, या अगर अमेजोन पे नहीं भी होते तो इनके खुद के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, इनके खुद के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट करना है। सर पीडीएफ में फ्री पीडीएफ अच्छे कौन से हैं? फ्री पीडीएफ अच्छे एग्जाम पंडित के पीडीएफ है, क्वांट एलआर इंग्लिश, उनके वेबसाइट पे सिंपल लॉगिन करके सभी पीडीएफ, सभी टॉपिक के आपको फाउंडेशन, मतलब इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी बोलता हूं मैं, गाइडली का पेड बंडल्ड पीडीएफ है, पेड वाला पार्ट होता है। ये आपको अभी नहीं दिया तो भी चलेगा, कम से कम आपने एग्जाम पंडित का जितना भी फ्री कंटेंट उसके वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो वाला कंटेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप अड्डा की ऑनलाइन टेस्ट यूज कर सकते हो, प्री के लिए ग्रेडअप यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, काफी सस्ती होती है। अगर आपको थोड़ा बजट अच्छा है तो आप ऑलिव बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक भी ट्राई कर सकते हो। कम बजट में ये वाली टेस्ट अवेलेबल होगी, ठीक ठाक वाले बजट में, अच्छे बजट में ऑलिव बोर्ड और इसकी टेस्ट आप यूज कर सकते हो। चलो, हाँ, अभी यहां से आगे आपके मुझे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने से पहले मैं आपके बैच को, मुझे नहीं है क्योंकि सर ने मुझे पहला सेशन लेने के लिए बोला था, टीचिंग रिलेटेड पार्ट में या फिर एग्जाम देने की वजह से मैं कंटिन्यूस इस चीज़ों के टच में हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये वाली चीज़ें आगे चलती है तो आई एम रेडी टू टीच। बट सबसे पहले अगर मैंने पढ़ाई आपके बैच को पढ़ाया और नहीं भी पढ़ाया तो भी दिसंबर में मेरी इच्छा है कि जब आपकी एग्जाम एकदम बाजू, मेरा 7 दिन 15 दिन बाकी है, तो मुझे वहां पे आपका क्विक रिवीजन कराना है। क्विक रिवीजन उस वक्त मैं कराऊंगा जहां पे अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। दिसंबर में करूंगा। मुझे पता नहीं बैच और रिलेटेड पार्ट कितना फ्रूटफुल होगा। मुझे बस सर का फोन आया और उन्होंने इतनी बात बोली थी कि आपको ये वाला सेशन कंप्लीट करना है, ये वाला सेशन कंप्लीट करना है। चलो, मार्कफेड एएफओ वो वाला पार्ट नहीं पता है। देन सर ऐसा तो ही नहीं होगा कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से एएफओ की वैकेंसी ही आना बंद हो जाए। शेल्जा शेली, बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बाद देखो, मुझे क्या लगता है कि क्या 2021 में वैकेंसीज आने वाली है, तो इसका आंसर बिल्कुल डंके की चोट पे आना ही आना है 2021। आप क्यों 22 के बारे में, 23 के बारे में सोच रही हो?
आप क्यों नहीं चाहती कि 2021 में ही आपका सिलेक्शन हो जाए? तो ज्यादा मत सोचो, सिर्फ 2021 के बारे में सोचो। सचिन तेंदुलकर ने कहते थे कि उन्होंने 100 सेंचुरी के बारे में पहले नहीं सोचा, बस खेलते चले गए, एक सेंचुरी होती गई, पाइलअप होता गया, 100 सेंचुरीज हो गई। तो आपको भी 1 मैच एट ए टाइम या 2021 एट ए टाइम देखो, 2022 के बारे में सोचने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। चलो, वो एएफओ के टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, गौरव मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पहले बताया था नए स्टूडेंट के लिए। बस पुराने स्टूडेंट के लिए मैंने बोला था कि वो उनका प्री का प्रिपरेशन कितना है उसका एक एनालिसिस करने के बाद वो टाइम लगाइए, बट नए स्टूडेंट के लिए मैंने टाइम टेबल बिल्कुल अच्छे से दे दिया है। सर 2022 में ही एलिजिबल होंगे? अच्छा, 2022 में एलिजिबल होंगे। हाँ, तो 2022 में एएफओ की वैकेंसीज बिल्कुल आएगी। उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज हो सकता है, बट एप्टीट्यूड रहना ही रहना है और एग्रीकल्चर वाला पार्ट रहना है। ठीक है, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था कि आप 2022 में एलिजिबल होने वाली हो। सर यूट्यूब में क्वांट क्लास नहीं लेते? मैं मराठी में लेता हूं। यूट्यूब में मैं क्वांट क्लासेस लेता हूं, अगले मंडे से स्टार्ट करने वाला हूं एसबीआई के एग्जाम के लिए, बट वो मराठी में होगी, आपको थोड़ा सा दिक्कत वहां पे आ सकता है। सर एग्री इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है, बिल्कुल। आरएस अग्रवाल मुझे लगता है कि आपने नहीं यूज करनी चाहिए। आरआरबी एसओ का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा? मॉडरेट होगा। इस साल आरआरबी एसओ और आईबीपीएस एएफओ में आईबीपीएस एएफओ का पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था, आरआरबी का पेपर कम डिफिकल्ट था। आरआरबी के पेपर को सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था, उस वजह से आपका मन चाहे सेक्शन के लिए ज्यादा टाइम देके ज्यादा मार्क्स ले सकते थे। सर एएफओ की वैकेंसी स्टेट वाइज होती है क्या? नहीं अंकुश, स्टेट वाइज नहीं, अक्रॉस इंडिया होती है। इस साल 400 से 500 के बीच में रहने के चांसेस ज्यादा है। एग्री बायोटेक, यस, एलिजिबल फॉर नाबार्ड, देखना पड़ेगा, एएफओ के लिए एलिजिबल है। सर ये सब बुक्स हिंदी में भी अवेलेबल है यार। रतन, ऊपर की जितनी भी बुक्स है ये हिंदी में अवेलेबल है। सॉरी, वो मैं बोलना भूल गया। ये वाली जो बुक है ये वाली हिंदी में अवेलेबल है, बट आईबीपीएस गाइड जो है वो चेन्नई बेस्ड है, तो मैं थोड़ा अप्रेंसिव कि उनकी ये बुक्स हिंदी में अवेलेबल होंगी। पहले वाली बुक्स अवेलेबल है हिंदी में, दूसरे वाली बुक के बारे में देखना पड़ेगा। सर सिंगल बुक कोई भी मत लो, सब्जेक्ट वाइज बुक्स आपके लेनी है, कोई एक सिंगल बुक से काम नहीं होगा। सर आरआरबी में एसओ में 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? हाँ बिल्कुल, 2 साल का रेलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सलाह, आपका बैच ऑनलाइन चलता है क्या प्री के लिए? मेरी कोई भी बैच नहीं है, मैं औरंगाबाद में हूं। मैं औरंगाबाद में यहाँ पे मराठी में जनरली टीच करता हूं, वर्नाक में टीच करता हूं, हिंदी या इंग्लिश में नहीं। बट आपका हिंदी में बैच जो है दिसंबर के टाइम पे मुझे आपके जितने भी एग्री कोचिंग के, नॉट ओनली चंडीगढ़, आप जहां जहां से हो, मुझे उन सब स्टूडेंट का एक बैच 1 महीने का प्री के हिसाब से, सर का एक जैसे ही आदेश आता है, सर के आदेश आने के बाद मुझे 1 महीने का आपका बैच चलाना है। बिल्कुल हाँ, संकल्प एजुकेशन ही है। चलो, आरआरबी एसओ किस टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए? अगर आप एग्री से अप्लाई करते हो तो एग्री रिलेटेड, मार्केटिंग से अप्लाई करते हो तो मार्केटिंग रिलेटेड, जनरल बैंकिंग ऑफिसर को करना है तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का एक्सपीरियंस चाहिए। फक्त एएफओ जनरल बैंकिंग की एमएससी एग्री, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको डिसाइड करना है। बट आपको 1-2 मिनट देखिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको तैयारी करते वक्त बैंकिंग प्लस पीजी ये वाला पार्ट नहीं करना है। जो स्टूडेंट एट ए टाइम बैंकिंग प्लस पीजी करते हैं, मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा कंफ्यूज लोग होते हैं। जो लोग बैंकिंग के तैयारी के साथ साथ पीजी भी करते हैं, वो लोग दुनिया के सबसे ज्यादा कंफ्यूज लोग हैं। सर कैसे? आपका बीएससी एग्री होता है, बीएससी एग्री देखो 12वीं के 12 साल, बीएससी के 4 साल, स्कूल में जाने के 6 साल, ये होता है 22 साल में आप बीएससी एग्री होते हो। 22वें साल के बाद में आपको एटलीस्ट उतनी समझ आप में है कि आगे आपको क्या करना है। जो इनडिसिजिव स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इनडिसिजिव स्टूडेंट वो पीजी को भी एडमिशन लेते हैं और साथ में बैंक के एग्जाम्स भी देते हैं। इनडिसिजिव, जिसको ऐसा लगता है ठीक है ना यार, अगर कोई रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या करता है लड़का, बैंक एग्जाम की तैयारी करता है, कितने साल बोलूंगा, 1 साल 2 साल, बेटर एक काम करता हूं पीजी को एडमिशन ले लेता हूं। तो ये वाला सबसे गलत डिसीजन है। अगर 22वें साल में आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आपको करना क्या है, तो क्या फायदा। सो बेटर, अगर आपको रिसर्च करना है, आपको पीएचडी करना है, आपको टीचिंग में जाना है, आप एमएससी के लिए एडमिशन ले लीजिए। बट आपको पता है आपको आगे नौकरी करनी है, तो बेटर आप बैंक एग्जाम्स के पीछे पड़ जाइए। ठीक है, दोनों में से एक करना है, दोनों भी अच्छा है। आपका आगे का,
क्या प्लानिंग है उसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड है। आपको आगे रिसर्च में जाना है, एग्री रिसर्च में जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको टीचर बनना है, तो आप पीजी कीजिए। अगर आपको वो नहीं करना है, आपको पता है कि यार आगे चल के जल्दी से जल्दी मुझे सेटल होना है, आप बैंकिंग के एग्जाम के पीछे पड़ जाइए। ठीक, तो चलो, मुझे 1 घंटे का समय दिया था, लगभग 1 आवर एंड 10 मिनट्स हो चुका है। आपके जो फीडबैक है लेक्चर के फीडबैक जो है वो मुझे भी दीजिए, वो वाधवा सर को भी दीजिए। जहाँ लाइक वाधवा सर को दिया तो और भी अच्छा। डायरेक्टली अगर आपको इससे कुछ भी पार्ट अच्छा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंप्लीट बैच या फिर कुछ वाला पार्ट मुझे आपके बैच का कंडक्ट करना है, तो आई एम रेडी टू कंडक्ट, क्योंकि मैं भी खाली बैठा हूँ। अभी कोरोना की सिचुएशन में टाइम ही टाइम सबके पास में अवेलेबल है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे अच्छे से। मैं आपका जो कुछ पार्ट, वेदर इट इज़ DI कमर्शियल वाला पार्ट या फिर प्रैक्टिस में जितना भी पार्ट है, नंबर सीरीज, कंपेरिजन ऑफ वेरिएबल, उसमें से जो कुछ मेरे साइड से आता है मैं वो वाला पार्ट आपका अच्छे से कंप्लीट करके देता हूँ। ठीक है, इंटरव्यू वाला पार्ट काफ़ी आसान होता है। इंटरव्यू अभी हार्डली, अभी जितने भी इंटरव्यूज हो गए अलग अलग सेक्शंस के, हार्डली 7 से 12 मिनट के बीच में इंटरव्यू होते हैं। 7 से 12 मिनट के बीच में इंटरव्यू का पार्ट काफ़ी आसान होता है। आपको बैंकिंग के क्वेश्चन की अच्छी से तैयारी करनी है। आसपास में जितना भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट अफेयर्स की तैयारी भी अच्छे से आपको करके रखनी है, करंट अफेयर्स के पार्ट का एग्जाम के लिए फाइनल। और इंटरव्यू के मार्क्स ज़्यादा प्रभावित करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपके मेंस का जो स्कोर है, मेंस के स्कोर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। लोवेस्ट वाला और हाईएस्ट वाला या फिर मीडियन जो स्कोर है, एवरेज जो स्कोर है, सबके मार्क्स बस उसके आसपास ही होते हैं। तो इंटरव्यू वाला पार्ट का भी आपको तैयारी, आप इंटरव्यू वाले पार्ट की तैयारी आप थोड़ा सा दिवाली के बाद में धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो चलेगा। आपने इस लेक्चर के बारे में जो कुछ आपके फीडबैक है वो फीडबैक सर को दीजिए। आपको अगर चाहिए कि ये वाला पार्ट, क्वांट का पार्ट, क्वांट में से थोड़ा पार्ट, बड़ा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, कम इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन का टाइम या स्पीड आपको लगती है, वो वाला पार्ट, जो कुछ चाहिए आप थोड़ा सा वाधवा सर को बोलिए, मैं वो वाला पार्ट कंटिन्यू करूँगा। चलो, लेक्चर एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।